नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल में। अभी हम लोग NCERT हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें क्लास 6 का चैप्टर 11 अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 10 डिस्कस कर लिया है, ठीक है, ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है प्रशस्तियाँ क्या बताती हैं। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मुख्य स्रोत जो है वो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जो कि अशोक का स्तंभ है, उस पर खुदा हुआ हमको एक लंबा अभिलेख मिला है। अभिलेख जो लिखा है वो लिखा है हरिसेन ने, काव्य रूप में लिखा है, समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। तो उनकी प्रशंसा की है इस प्रशस्ति के अंदर किसने? हरिसेन ने। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि वो मंत्री थे और कवि भी थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। समुद्रगुप्त हरिसेन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन जो है वो पहले भी था, लेकिन समुद्रगुप्त के टाइम में, गुप्त काल में जो है वो ज़्यादा ही हो गया, ठीक है, बढ़ चुका था। तो उसी में एक एग्जाम्पल जो है गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में एक प्रशस्ति हमने पीछे जो है डिस्कस किया था, जो कि उनकी माँ ने लिखवाया था। उनकी माँ का नाम क्या था? गौतमी बलश्री, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, उसमें क्या लिखा है, ठीक है, हरिसेन ने। तो देखते हैं कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में जो है कवि ने राजा को योद्धा, युद्धों के जीतने वाला राजा और विद्वान, उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर के बराबर बताया है, ईश्वर से ज़्यादा नहीं, बड़े ईश्वर के बराबर बता दी। यही है वो प्रशस्ति जो संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है, जो मिली हमें इलाहाबाद से, इलाहाबाद के अभिलेख। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें किस अभिलेख से पता चलता है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, जो कि मानचित्र 7 यानी 7 जो अभी ये आप देख रहे हैं मानचित्र, ठीक है, इसी मानचित्र के आधार पे ये प्रशस्ति बनाई गई है, ठीक है, ठीक, मतलब उस प्रशस्ति के आधार पे ये मानचित्र बनाया गया है, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं अभी। तो इसमें क्या है, एक क्षेत्र जो है वो हरे रंग का है, ठीक है, हरे रंग से रंगा गया है और पूर्वी समुद्र तट के साथ लाल बिंदु दिखाई गई है इस मैप के अंदर। फिर कुछ क्षेत्र जो है बैगनी, नीले रंग से भी रंगा गया है, ठीक है। तो उसका क्या महत्व है, क्या कारण है, वो भी हम बात करेंगे। यह मानचित्र प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया, जैसा मैंने आपको बताया। हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी उसका वर्णन इसमें किया है, इस प्रशस्ति के अंदर। चलिए मैप के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग मैप को थोड़ा गौर से देख लेते हैं, ठीक। तो मैप का जो ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये नीले रंग से और ये बैगनी रंग से और ये हरे रंग से रंगा हुआ है। तो बैगनी हरे रंग के अंदर जो है पाटलिपुत्र, नालंदा और प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, कन्नौज, ये जो शहर है, ठीक है। जो काले आपको दिख रहे हैं टीके, बूंदी, वो शहर के लिए दर्शाने के लिए है, और लाल जो दिख रहे हैं वो गुप्त वंश द्वारा जो जितने भी जीते गए नगर थे उसको दर्शाने के लिए लाल बिंदी दिख रहा है आपको, ठीक है। चलिए तो उसी फिर आपको बैगनी कलर में आपको थानेसर, ठीक, थानेसर जो है वो प्रोमिनेंट शहर था हर्षा के टाइम पे, इसको भी देखिएगा, ठीक है। और मथुरा, उज्जैन तो आपको बाहर ही दिख रहा है, भरूच, बल्लवी, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अजंता की गुफा, सातवाहन, ऐहोल जो है वो पुलकेशिन की राजधानी थी, याद रखिएगा, चालुक्यों की। पल्लव, ठीक है, देख रहे हैं आप पल्लव, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। महाबलीपुरम, ये सब जो है, अरिकामेडु, ये सब शहर थे। पुहार के बारे में हम लोगों ने बात किया है, ठीक, जो पांडे राजा की मतलब पतन था, और मदुरै जो था वो राजधानी थी पांडे राजा की, जो हम लोगों ने कन्नगी की कहानी की बात की थी, ठीक। चोल साम्राज्य आप देख रहे हैं, नीचे था चोल, ठीक, पल्लवों के बगल में, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छे से देख लें, अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक। आप ये जो आप देख रहे हैं लाल बिंदी, इसको भी आप देख लें, ठीक है। ये शहर थे, यहाँ पे 12 राजा हुआ करते थे जिनका आधिपत्य था दक्षिणापथ पे, ठीक।
अमरावती जो है ये पड़ता है कहाँ, आंध्र प्रदेश में आज के, ऐहोल, चालुक्य ये सब महाराष्ट्र में, ठीक। वल्लभी कहाँ, गुजरात में, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कशन करते हैं। हरे रंग से जो रंगा हुआ है उसको आर्यवर्त के 9 शासकों को दर्शाने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये जो हरा रंग है इसमें 9 शासक थे जिनके ऊपर क्या किया, समुद्रगुप्त ने चढ़ाई की और फिर अपने राज्य में मिला लिया, पाटलिपुत्र में, मगध में मिला लिया, ठीक है। और दक्षिणापथ के 12 शासक जो थे उनमें से कुछ राजधानियों को लाल बिंदु से दिखाया गया है, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया, समुद्रगुप्त ने हराया और हरा के फिर समर्पण करवाया, ऐसा नहीं कि मार दिया, ठीक है। समर्पण करवाने के बाद समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अपने ज़मीन पे अनुमति दे दी, लेकिन अंडर द सर्वेलेंस, ठीक है। किसके, मगध साम्राज्य के, समुद्रगुप्त के, यानी उसके अधीन रह के ही आपको शासन करना है, ठीक। पड़ोसी देशों का आंतरिक जो घेरा बैगनी रंग से है, ठीक है। ये पड़ोसी देश जो हुए, ठीक है, ये पड़ोसी देश जो हुए ये बैगनी रंग से, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। तो इसमें कौन कौन आते थे, असम का जो क्षेत्र है, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई ऐसे क्षेत्र थे, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, ठीक। और गण सब शामिल थे जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में भी उपस्थित होते थे। यहाँ समुद्रगुप्त बैठे हैं और ये सारे जो उनके पड़ोसी राज्य थे वो सब उनके अधीन ही थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाहरी इलाका जो आप देख रहे हैं शासक, वो नीले रंग से रंगा गया है, ठीक है। और नीले रंग से इसलिए रंगा गया क्योंकि ये बाहरी राज्य थे। तो इसमें थे कुषाण और शक वंश, ठीक है। और श्रीलंका का भी जो शासक था वो भी शामिल था। तो इन लोगों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है समुद्रगुप्त से किया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस मैप को अच्छे से देख लिया, देख लीजिए, अभी भी टाइम है, देख लीजिए, ठीक। हर चीज़ देख लीजिए, पाटलिपुत्र, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, उज्जैन, जितने भी आपको शहर दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग बात करेंगे खासकर पल्लव, कांचीपुरम, चोला, चालुक्य, ऐहोल, ठीक है, पुहार, मदुरै, पांड्या, ये सब देख लीजिए, ठीक है। नीचे जो दक्षिण भारत के क्षेत्र है। चलिए आगे बात करते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो इसके बारे में हरिसेन लिखते हैं, जो इनके कवि हैं, वो लिखते हैं कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुल्हारों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं और नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों से घावों के दाग से भरा होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। मतलब योद्धा है तो आपके शरीर पे दिखना चाहिए घाव, ठीक है, तभी वो सुंदर दिखता है। उसके अलावा प्रशंसा में कहते हैं कि बीना बजाने वाला राजा है ये, ठीक है। यानी ये इतना ही उत्कृष्ट कवि भी है, ठीक, उतना ही अच्छा जो है गायन भी करते हैं। तो ये बीना बजाते थे, तो बीना बजाता हुआ इनका एक जो सिक्का मिला है, सिक्के के ऊपर उत्कीर्ण है, इनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के टाइम का सिक्का है, ठीक है। तो और भी गुणों को सिक्कों पे दिखाया गया है, जैसे कि बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और वंशावली की बात कर लेते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ गुप्त वंश को, उसको याद रखिएगा, इसकी वंशावली को, ठीक है, जो कि NCERT में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनकी वंशावली स्टार्ट होती है, वो होता है श्रीगुप्त से। श्रीगुप्त ने सबसे पहले जो है इस साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, गुप्त साम्राज्य की। फिर उनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच और श्रीगुप्त अपने आप को महाराज कहलवाते थे, ठीक है, कहलवाया। उसके बाद आए चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी जो थी कुमार देवी, उनसे शादी किया, ठीक है, उनसे विवाह किया और उनसे उनको पुत्र हुआ समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, फिर दादा घटोत्कच और परदादा श्रीगुप्त, ठीक है। तो इनके पिता ने पहली बार महाराज अधिराज, ठीक है, महाराज अधिराज का उपाधि धारण किया, ठीक। और फिर समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। अब समुद्रगुप्त के बारे में बाद जो आए उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और इन्हीं को कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रम वेताल आपने सुना होगा, विक्रम वेताल एक सीरियल भी आया था। तो विक्रम वेताल जो कहानी है वो इन्हीं चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य कहा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के टाइम पे ही
फाहियान आया था, ठीक है, भारत के अंदर। उस समय तक्षशिला जो था वो प्रोमिनेंट विश्वविद्यालय था, ठीक। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र होता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया था, स्थापना किया था, जहाँ पढ़ने के लिए कौन आए थे, चीनी यात्री, तीर्थयात्री, उनका नाम था हेनसांग। हेनसांग आए थे कब, जब हर्ष का शासनकाल चल रहा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर एक और शासक हुए जो प्रोमिनेंट है। ये सब बातें याद रखिए कि किसने क्या किया था। तो फिर आए स्कंदगुप्त, किसके बाद, कुमारगुप्त के बाद। इन्होंने हुनों का जो आक्रमण था उसको रोका, ठीक है, सफलतापूर्वक रोका। जो बाहर से, जिनको मलेच्छ भी कहा जाता है, ठीक है, बाहर से जो पश्चिम की तरफ से जो आक्रमण हो रहे थे उसको रोकने में सबसे सफल जो रहे लास्ट में, वो रहे कौन, स्कंदगुप्त। तो इसलिए उनको याद किया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिए, कुमारगुप्त प्रथम जो थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, स्थापना किया। उसके बाद और भी कुमारगुप्त हुए इसी वंश के अंदर, कुमारगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तृतीय, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो शासक थे उनका नाम था विष्णुगुप्त, ठीक। तो याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कुमारगुप्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, प्रथम ने किक करवाया था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई उनकी वंशावली, और इसमें हम लोगों ने उपाधि की बात भी कर ली थी, ठीक है। उनके दादा और परदादा जो है उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। इसीलिए हमको पता चलता है, ये आभास होता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया, ठीक। उपाधियों का महत्व के हिसाब से सजाना, ठीक। तो पहले राजा कोई बनता था, फिर महाराजा, फिर महाराज अधिराज यानी चक्रवर्ती, ठीक है, सम्राट टाइप। तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी उनके बाद के शासकों से भी मिलता है, जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी हमको समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया, ठीक है, पश्चिम भारत यानी कि आपका राजस्थान और जो कश्मीर का क्षेत्र है उस तरफ। अंतिम शक शासक को परास्त किया, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना, कि शक शासक को किसने परास्त किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और वहीं हुनों को किसने पराजित किया, स्कंदगुप्त ने, ठीक है। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में विद्वान भरे हुए थे, जैसे कालिदास, वराहमिहिर, ये सब जो थे उन्हीं के दरबार में थे, ठीक है। तो वहाँ भी नवरत्न थे। एक बार नवरत्न जो थे वो एक बार देख लेंगे आप, ठीक ना, कि कौन लोग थे, ठीक, सर्च कर लेंगे। विक्रम संवत उसके बाद आता है। तो विक्रम संवत जो है ग्रेगोरियन जो कैलेंडर अभी हम लोग जो फॉलो करते हैं उससे 58 साल बाद का बात है, ठीक है, स्टार्ट हुआ, ठीक। ये विक्रम संवत जो है, संवत का मतलब असल होता है युग या वर्ष, ठीक। तो परंपरागत रूप से गुप्त राजा जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने ही स्टार्ट किया था इसको। इनके नाम से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इन्होंने शकों पे विजय प्राप्त किया और उसके बाद से उसी के उपलक्ष्य में इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा हिंदी कैलेंडर है, ठीक ना, जो चैत्र महीने से स्टार्ट होता है वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है। विवाह उवाह का जो कार्य होता है, ये किसी तरह का जो मतलब हमारी संस्कृति में जो कार्य होता है वो इसी कैलेंडर के हिसाब से होता है। बेसिकली एक कैलेंडर है ये, ठीक है, जो हिंदुस्तान में फॉलो होता है और नेपाल में भी होता है, जो अगल बगल का क्षेत्र था, ठीक। तो बताया मैंने कि शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतीक के रूप में इस संवत का जो है स्टार्ट किया था। वो विक्रमादित्य की उपाधि भी इन्होंने इसी के बाद धारण की थी, ठीक है। चलिए, हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। तो मैप आप लोगों ने ठीक से देख लिया होगा, आई होप, ठीक है। तो हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह अन्य शासकों के बारे में या उनकी जीवनी के बारे में जो है हमको पता चलता है अभिलेखों या सिक्कों से, ठीक है। तो इसी में से एक राजा थे हर्षवर्धन, इनका नाम था, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले, ठीक है, लगभग 7वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तब जब आया था हेनसांग, ठीक है, चीनी यात्री। याद रखिए किसके टाइम पे आया था, हर्ष, हेन ह और हर्ष ह, ठीक है, याद रखिए इसे, आपको याद रहेगा इससे। उनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी कवि का नाम याद रखिएगा। जैसे समुद्रगुप्त के हरिसेन थे तो इनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने जो है इनके बारे में लिखा और ये संस्कृत में लिखते थे।
उन्होंने इनकी जीवनी लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। ठीक है, इसमें हर्षवर्धन के वंशावली को उन्होंने बताया है और कैसे वो राजा बने ये भी बताया है। ठीक है, बाकी चीनी यात्री तीर्थ यात्री जो था हेनसांग, उसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है अध्याय 9 के अंदर। ठीक, वो हर्ष के समय ही हर्ष के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहे। वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा उसका विस्तृत जो है विवरण लिखा है। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, वो छोटे बेटे थे, पर पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर मैंने दिखाया था ना आपको, थानेसर कुछ यहाँ था। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, और कन्नौज देख रहे हैं, उज्जैन, मगध, ये सब थोड़ा याद रखिएगा। तो थानेसर से उन्होंने स्टार्ट किया, थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के राजा थे। ठीक है, कन्नौज के राजा। ठीक, ये सब जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है अभी। ठीक है, तो मानचित्र 7 को आपने अच्छे से देख लिया था। हुआ यूँ कि बंगाल का जो शासक था उसने कन्नौज पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करने के बाद उनकी बहनोई को मार डाला। ठीक है, मर गए। तो उसका बदला लेने के लिए, अपनी बहन का बदला लेने के लिए इनके जो बड़े भाई थे उन्होंने बंगाल के ऊपर चढ़ाई कर दी और फिर बंगाल के शासक को मार डाला। फिर उसके दोस्त ने इनके भाई के ऊपर चढ़ाई कर दी और इनके भाई को मार डाला। अब इसी तरह चल रहा था बदला। तो फिर हर्ष ने क्या किया कि वो उसने बंगाल के ऊपर आखिर में चढ़ाई किया और बंगाल को अपने क्षेत्र में जो है मिला लिया और बाद में हर्ष जो है इतने बड़े क्षेत्र पे शासन करने लगे। ठीक है, मगध, उज्जैन, थानेसर, ये सब, ये इतना बड़ा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस पे हर्ष का शासन हो गया अंततः। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो उनको मगध तथा जो बंगाल का क्षेत्र था, जितनी सफलता उधर मिली उसको जीतने पे, उतनी सफलता उनको दक्षिण की तरफ नहीं मिली। ठीक है, बेसिकली कहने का, जब नर्मदा नदी को पार करके वो दक्कन की तरफ बढ़े ना, तो वहाँ क्या हुआ कि चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, राजा उस समय, उन्होंने क्या किया कि उनसे युद्ध लड़ा और उनको रोक दिया, हर्ष को रोक दिया, हरा दिया। ठीक है, ये बताते हैं। तो अब दक्षिण भारत की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में कौन थे, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय के समय में थे। ठीक है, तो ये उस समय प्रोमिनेंट थे, चालुक्य और पल्लव दक्षिण भारत के अंदर इनका शासन चलता था। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य जो थी वो उसका राजधानी था कांचीपुरम। इसके आसपास के क्षेत्रों जो थे वो कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। ठीक, आपने कावेरी नदी देखा होगा, मैप एक बार और देख लेंगे। कावेरी नदी जो है वो नीचे है कहीं कर्नाटका और थोड़ा सा शायद जो है तमिल का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, जबकि चालुक्य राजा जो कृष्ण और तुंगभद्रा, यानी जो नदी है कृष्णा और तुंगभद्रा, उसके बीच में चालुक्य का क्या था, साम्राज्य था। ठीक है, और इनकी राजधानी थी ऐहोल। ठीक, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर बने। पल्लव और चालुक्य जो है वो एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यानी कि एक दूसरे पे आक्रमण करते रहते थे। खासकर उनकी राजधानी को जो है वो निशाना बनाया करते थे, क्योंकि ये सबसे समृद्ध शहर हुआ करता था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुए। उनके बारे में जानकारी उनके दरबारी कवि, ठीक है, पुलकेशिन के दरबारी कवि कौन है, रवि कीर्ति। ठीक, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के हरिसेन, हर्ष के कौन, बाणभट्ट, और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति। ठीक है, उन्होंने फिर जो है इनके लिए एक प्रशस्ति रची जिसमें उन्होंने इनके पूर्वजों और खासकर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया। पुलकेशिन द्वितीय को अपना जो राज्य मिला था वो अपने चाचा से मिला था, ना कि अपने पिता से। और जब तक पुलकेशिन द्वितीय रहे उनका राज इतना फैल गया था, देख सकते हैं आप। ठीक है, दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए ये क्षेत्र है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे है चालुक्य वंश। तो इन्होंने पूर्व की तरफ भी, यानी इधर भी और इधर भी सैन्य अभियान किए। ठीक है, दोनों तटों पे, ये तट हो गए जो समुद्र से लगे हुए हैं वो तट हो गए। ठीक है, इलाकों में अपना अभियान चलाया और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, जो कि कौन लिखते हैं, रवि कीर्ति लिखते हैं। कवि का कहना है कि पराजय के बाद, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से हार जाने के बाद हर्ष कभी हर्ष नहीं रहा, यानी आनंदित नहीं रहा, खुश नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जो नीचे था। ठीक है, यानी कि तमिल के साइड में देखेंगे तो पल्लव लोग हैं, तो उधर आक्रमण किया और उनकी राजधानी जो कांचीपुरम थी उसके दीवार के पीछे
वो पल्लव राजा ने अपने आप को शरण दिलवाया, ठीक है, शरण ले लिया। पर चालुक्यों की विजय जो है अल्पकालीन थी, क्योंकि अब झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें क्या है कि दोनों वंश का मतलब जो है नुकसान हुआ, दोनों दुर्लभ पड़ गए, दोनों कमज़ोर पड़ गए। तो जब कमज़ोर पड़े तो चालुक्य के जो सामंत थे राष्ट्रकूट, उन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया, और जो पड़ोसी राज्य था पल्लवों का, चोल वंश, उन्होंने पल्लवों को समाप्त कर दिया, और जो है ये साम्राज्य खत्म हुआ। उसके बाद स्टार्ट होता है राष्ट्रकूट और चोल वंश, जिसके बारे में हम लोग कक्षा 7 में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, कक्षा 7 में। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए, पहले की तरह ही इन राजाओं ने भी क्या किया कि जो ज़मीन से हमको टैक्स मिलता था उसको, वो मुख्य स्रोत था कि प्रशासन चलेगा उससे, ठीक है, पैसे वहीं से आ रहे थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव ही था, और धीरे धीरे जो है कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, यानी जो पैसे से मजबूत होते, सामाजिक जिनका दबदबा होता था, राजनीतिक जो अच्छे पद पे होते थे, या सैन्य शक्ति जिनके पास अच्छी खासी सेना होती थी, उनसे समर्थन जुटाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि उनको अपने यहाँ प्रशासनिक पद दे दिए, ठीक है, और उसको अनुवांशिक बना दिए, यानी बेटे को जो है अपने पिता का पद मिलता था। किसके यहाँ? ठीक, ये समुद्रगुप्त के टाइम की बात हो रही है। तो कवि जो है हरिसेन, वो अपने पिता की तरह ही महादंडनायक थे। कहाँ? समुद्रगुप्त के राज्य में, दरबार में, ठीक है। और उसके अलावा ये तो महादंडनायक का मतलब होता है मुख्य न्यायाधीश, और उसके अलावा वो क्या थे? कुमार मात्य भी थे, यानी प्रमुख महत्वपूर्ण मंत्री भी थे, और भी थे कुछ संधि विग्रहिक, यानी युद्ध और शांति विषयों के भी मंत्री कौन थे? हरिसेन थे। तो एक ही आदमी देख रहे हैं 3-4 पदों पे है, ठीक है। तो बेसिकली ये सामंत लोग होते थे जिनके पास अच्छा खासा धन और शक्ति होती थी। तो संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, और नगर श्रेष्ठी जो है वो मुख्य बैंकर कहलाता था, ठीक है, यानी या शहर का व्यापारी जो है वो नगर श्रेष्ठी कहलाता था। सार्थवाह कौन कहलाता था? व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता था उसको सार्थवाह कहते थे। प्रथम कुलिक कौन कहलाता था? जो मुख्य शिल्पकार होता था उसको प्रथम कुलिक कहते थे। कायस्थ भी होते थे वहाँ पे, कायस्थ, ठीक है, वो लिपिक के प्रधान होते थे, ठीक है, किसी भाषा के, ठीक है, लिखने वाले, और या फिर उसके संग्राहक होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि लोग जो है आपके साथ जुटते थे, और जब भी आपको ऐसे मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो फिर आप उनको अपनी मदद के लिए बुला सकते थे, खासकर राजा, ठीक। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इनमें कुछ व्यक्तियों ने अपने आप को इतना अधिक शक्तिशाली बना लिया, अब प्रशासनिक अधिकार भी है, शक्ति भी है, पद भी है, सब कुछ है, तो राजा से भी शक्तिशाली हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया, उन्हीं के अगेंस्ट, या तो उनको रिप्लेस कर दिया या तो अपना राज्य कहीं भी स्थापित कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये था डिस्कशन पार्ट 1 का, चैप्टर 11 का। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट पार्ट और ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद साइंस स्टार्ट करेंगे। चलिए, अच्छा लगा डिस्कशन तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। धन्यवाद।